हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज हम इस वीडियो सेशन में चर्चा करेंगे प्लांट का क्लासिफिकेशन, जो पौधों का वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है। तो मैंने पिछले वीडियो सेशन में आपसे अभी तक चर्चा की थी कि किस तरह से आर.एच. व्हिटकर साहब ने 5 जगत पद्धति में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना के समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजन किया था। तो उसमें आपने देखा कि मोनेरा के अंदर, उसके अलावा प्रोटिस्टा के अंदर और फंजाई के अंदर, प्लांटी के अंदर, ये 3 जगत के अंदर पौधों को रखा गया। जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोट को रखा गया, फंजाई के अंदर यूकैरियोट को रखा गया और मल्टीसेलुलर को रखा गया, और प्लांटी जो था उसमें भी पौधों को रखा गया। तो पौधों के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई, 3 श्रेणियां बनाई गई, 3 जगत बनाए गए। तो अब हम अलग से देखेंगे कि पौधों का अगर वर्गीकरण हमें करना हो तो हम किस आधार पे पौधों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पौधों का वर्गीकरण जो सबसे पहले किया था वो लिनियस नामक साइंटिस्ट ने किया था, जिसे आप कैलोरस लिनियस के नाम से जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो लिनियस साहब ने क्या किया कि प्लांट को 2 भागों में सबसे पहले क्लासीफाई किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर साइड वाला जो भी है ये प्लांट का क्लासिफिकेशन है पुरानी पद्धति के अनुसार, जो कि लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा ये जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, ऑलरेडी इसे भी लिनियस ने ही प्रपोज किया था। तो ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब नई विचारधारा के अनुसार जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, उसके आधार पे ये किया गया है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लिनियस का क्लासिफिकेशन है, प्लांट को उन्होंने कितनी कैटेगरी के अंदर विभाजित किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा कि जो प्लांट जगत है, पादप जो किंगडम है या फिर पादप जगत है, इसको सबसे पहले हम 2 भागों में, 2 सब किंगडम के अंदर विभाजित करते हैं। पहले का नाम रखा जाएगा क्रिप्टोगैमस और दूसरे का नाम रखा जाएगा फैंड्रोगैम्स। तो ये क्रिप्टोगैम्स और फैंड्रोगैम्स का मीनिंग क्या होता है, पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं, हमें पता है पौधे एक कोष की भी होते हैं, बहुकोष की भी हो सकते हैं। जैसे एक कोष की पौधों में अगर हम बात करें तो जो मोनेरा होगा, मोनेरा के अंदर जैसे आपने बैक्टीरिया को देखा, उसके अलावा नीली हरी शैवाल को देखा, तो ये क्या है, एक कोष की पौधे हैं। इसी तरह से कवक के अंदर आपने जितने भी फंगस को देखा जिसमें राइजोपस पेनिसिलियम वगैरह था। उसके अलावा पादप जगत के अंदर ढेर सारे यूनिसेलुलर तो नहीं, खास करके मल्टीसेलुलर जो बहुकोष के पौधे थे उनको ही रखा गया है। तो इस तरह से पूरे जो पौधे के 3 जगत में पौधों को रखा गया। अब इसे हम केवल 2 जगत में विभाजित करेंगे, जिसे उप जगत कहा जाएगा, सब किंगडम कहा जाएगा। तो इसमें जो पहला पार्ट होगा क्रिप्टोगैम्स, इसका मीनिंग क्या होता है। ये ऐसे पौधे होते हैं, क्रिप्टोगैम्स एक तरह का ग्रीक वर्ड है। तो ये क्रिप्टो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है हिडन, अर्थात छिपा हुआ, और गैमस का मतलब होता है मैरिज, अर्थात ये ऐसे पौधे होते हैं जो चोरी से अपना विवाह कर लेते हैं, मतलब चोरी छिपे मैरिज करते हैं। तो ऐसा हम लोगों में भी होता है, कुछ लोग बिना बताए ही अकेले शादी विवाह कर लेते हैं, तो उनको हम क्रिप्टोगैम्स कह सकते हैं। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर के जो जनन अंग होते हैं वो प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं, मतलब पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर का कौन सा जनन अंग है, कौन सा जननांग है, मतलब उसके जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे पौधे जिनके जनन अंग दिखाई नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होते हैं, ऐसे पौधों में जनन की क्रिया, मतलब उनके टोटल जो बॉडी पार्ट होते हैं, उनकी पूरी कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ही हो जाता है। ऐसे पौधे को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अगर हम बात करें क्रिप्टोगैम्स की, तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इनमें 3 कैटेगरी होगी। तो इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती नहीं दिखाई देती है। ऐसे पौधे जिसमें न तो जड़ का पत्ता हो, न ही तने का पत्ता हो, न ही पत्ती का पत्ता हो। तो जड़, तना, पत्ती जिन पौधों के अंदर नहीं दिखाई देती है, मतलब जिन पौधों के अंदर हम उसे जड़, तना, पत्ती में
क्लासीफाई न कर पाएँ, न बांट पाएँ, ऐसे पौधों को थैलोफाइटा कहा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो काई लगी होती है, काई फिलहाल तो लाइकेन है जो कि एल्गी और फंजाई के मिलने से बनती है, शैवाल और कवक के मिलने से बनती है, लेकिन आप काई को ही एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि हैंडपंप के आसपास या फिर जहाँ पर भी पानी होता है, जहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर यूज किया जाता है, ऐसे स्थानों पे अक्सर काई लग जाती है, तो वो पौधे होते हैं। अब उस काई के अंदर आपने देखा होगा न तो उसमें जड़ का पता चलता है, न ही पत्ती का, न ही तने का। तो ऐसे सभी पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहेंगे। अब ये जो थैलोफाइटा है, इसका एग्जाम्पल आपको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें इसका पहला एग्जाम्पल है शैवाल, जिसे एल्गी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है इसका कवक, जिसे हम फंगस भी कहते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल है इसका जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें एल्गी हो गया, फंजाई हो गया और बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो थैलोफाइटा ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी पता नहीं चलता है, जनन अंगों का भी पता नहीं चलता है। ऐसे सभी पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहेंगे। और ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं स्पष्ट हो रही थी, उन्हीं को हम क्रिप्टोगैम्स के अंदर जो इसका डिवीजन होगा, विभाग होगा, मतलब एक भाग होगा, उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे? थैलोफाइटा। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से थोड़े ज़्यादा विकसित होते हैं। तो जो ब्रायोफाइट होंगे वो थैलोफाइटा से थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं। ब्रायोफाइटा को हम लोग प्लांट किंगडम का एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहेंगे, मतलब पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। अब ये सरीसृप क्या होता है? रेप्टाइल्स होता है, उभयचर, सॉरी सरीसृप नहीं, इसे उभयचर कहेंगे। तो एम्फीबियंस जो होते हैं, प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाएगा, मतलब उभयचर कहा जाएगा। अब ये उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जो जलचर और स्थलचर दोनों होते हैं। ऐसे मतलब जंतु या फिर ऐसे पौधे जो पानी में भी पाए जा सकते हैं, इसके अलावा स्थल अर्थात ज़मीन पे भी पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहेंगे? एम्फीबियंस प्लांट कहेंगे, उभयचर कहेंगे। तो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। मतलब ये इनका एग्जाम्पल आप क्या याद रखेंगे? मॉस। अच्छा, ये पौधे जो होंगे ये थैलोफाइटा से थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये पौधे थैलोफाइटा से थोड़े ज़्यादा विकसित होते हैं। और अगर आप विकास के क्रम में देखेंगे तो जो शैवालें हैं, मतलब जो एल्गी है, हरे रंग की होती है अक्सर, वही शैवालें विकसित होकर ब्रायोफाइटा का निर्माण करती हैं। अर्थात ये पौधे जो ब्रायोफाइट हैं ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, उसके अलावा स्थल में भी आसानी से जीवित रहते हैं। ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे? एम्फीबिया प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहा जाएगा। ब्रायोफाइटा के बाद हम तीसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा को। जो टेरिडोफाइट होते हैं वो ब्रायोफाइट से भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। ऐसे पौधों के अंदर जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसमें जड़, तना, पत्तियाँ कुछ भी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन मूलाभास राइजोइड्स दिखाई देते हैं, मतलब जड़ नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो पूरी तरह से जड़ तो नहीं होती हैं लेकिन जड़ की जैसी दिखाई देती हैं। तो इसे हम मूलाभास कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा की अगर हम बात करें तो जो टेरिडोफाइट होते हैं इसमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। इसके अलावा इन पौधों के अंदर क्या होगा? थोड़ी बहुत मात्रा में जो जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो जाइलम फ्लोएम होगा, जाइलम को हम लोग दारू कहते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है? जल का संवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ऐसे भी याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। जाइलम मतलब जल, जल मतलब जाइलम, दोनों में जा आ रहा है तो जल से जाइलम हो गया। अब फ्लोएम मतलब फल हो गया, तो जैसे फ्लोएम क्या है? फल मतलब खनिज पदार्थ से है, पोषक तत्वों से है। तो जो फ्लोएम होता है वो खनिज पदार्थों का संवहन करता है, जबकि जो जाइलम होता है वो जल का ही संवहन करेगा, मतलब ले जाने का काम करेगा। ज़मीन से जो जल होगा वो जाइलम उससे पत्तियों तक और पौधे के जो फल होंगे, उसके फ्लावर होंगे, उन सब तक ले जाने का काम करेगा। जबकि जो फ्लोएम होगा वो खनिज पदार्थों में जैसे मिनरल्स वगैरह होंगे, उन सबको वो अवशोषित करने का काम करेगा। एक और तरीका है इसे याद करने का, जैसे जाइलम को हिंदी में अगर हम देखें तो उसे दारू कहा जाता है, तो दारू को पिया जाता है। और उसके अलावा जो फ्लोएम होता है वो पोषवाह होता है, तो पोषवाह पोषण हुए, और पोषण हमें भोजन से मिलता है। तो जो दारू होगा वो पिया जाएगा, मतलब दारू
अर्थात उसे अंग्रेजी में जाइलम कहा जाएगा। ज़्यादातर यही शब्द पॉपुलर है, जाइलम ही हम ज़्यादातर सुनते हैं। तो जो जाइलम है वो जल का संवहन करेगा, जो फ्लोएम है वो फल का संवहन करेगा, मतलब खनिज पदार्थ का संवहन करेगा, खनिज पदार्थों को पत्तियों और शाखाओं तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाने लगते हैं, जाइलम और फ्लोएम का विकास होने लगता है। इसके अलावा ये जो टेरिडोफाइट होते हैं और इसमें जो टेरिडोफाइटा होंगे वो मुख्य रूप से क्या करेंगे, टेरिडोफाइटा कि टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से ज़्यादा डेवलप होंगे, मतलब इनमें जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं दिखेंगी हूबहू। वो जड़ तना पत्तियाँ मतलब ट्रू नहीं होंगी, सच्ची जैसी पत्तियां होती हैं, सचमुच की जो पत्तियां होती हैं उस तरह की नहीं आपको दिखाई देंगे, लेकिन उसके जैसी संरचनाएं आपको टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा जो होंगे, ब्रायोफाइटा में क्या करेंगे कि ब्रायोफाइटा के अंदर केवल मूलाभास दिखेगा, मतलब राइजोइड्स की जैसी संरचना दिखेगी। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। तो अगर हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होगा। ये अपने पूरी कोशिका से, मतलब जो काई होती है वो किसी भाग से भी वो खनिज पदार्थ को या जल को अवशोषित कर सकती है। तो थैलोफाइटा भी ऐसे ही करते हैं। शैवाल, कवक या जीवाणु जो होते हैं वो अपने पूरे शरीर से विसरण की क्रिया के द्वारा खनिज तत्वों का या जल का अवशोषण कर लेते हैं। जबकि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा भी कुछ ऐसा ही करते हैं और टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम जैसी संरचनाएं डेवलप होने लगती हैं। उसके द्वारा ये सारी जो चीज़ें होती हैं जिसमें खनिज पदार्थों का और जल का अवशोषण होता है वो सारी क्रियाएं हो पाती हैं। अब हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये है उपजगत फेनरोगैम्स। तो फेनरोगैम्स सब किंगडम फेनरोगैम्स की खासियत क्या है? तो हमने आपको क्रिप्टोगैम्स का मतलब बताया। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और गैमस का मतलब होता है मैरिज, मतलब ये चोरी छिपे मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। और इन पौधों की खासियत ये होती है कि ये बारात में किसी को नहीं बुलाते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता है। और पता भी कैसे चलेगा? कारण भी है उसका, क्योंकि इन पौधों के अंदर न तो जड़ का पता है, न तने का पता है, न पत्ती का पता है। मतलब ये पौधे विकलांग टाइप के होते हैं, इनके अंदर कोई भाग दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बुलाएं किसे? बुलाने के लिए, आने जाने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए। जैसे जो पौधे विकसित होते हैं तो उनके अंदर जैसे फल है, तो फल के अंदर बीज बनेगा, बीज क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फेनरोगैम्स होते हैं, फेनरोगैम्स की खासियत ये होती है, फेनरो का मतलब होता है विजिबल, फेनरो का मतलब क्या होता है? विजिबल। और गैमस का मतलब आपको पता है, मैरिज। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, इनके जो जनन अंग होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इन पौधों के अंदर जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अच्छा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट जनन अंग होता कहाँ पे है? तो ये जो जनन अंग होते हैं पौधे के, वो मुख्य रूप से उसके पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, फूलों के अंदर पाए जाते हैं। तो अब फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि ये जो फेनरोगैम्स हैं, मतलब जो विजिबल 6 आर्गन वाले मतलब कि स्पष्ट रूप से जनन अंगों को दिखाई देने वाले जो पौधे होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो इनका जो भाग है इसको भी 2 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं अनावृत बीजी पौधे। इसे हम अंग्रेजी में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो ये जो जिम्नो होता है, जिम्नो भी एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है निग्ड, निग्ड मतलब नग्न, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो ऐसे जो पौधे जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं, अर्थात जिनमें जो बीज होगा वो सीधे पौधे से लगा होगा, वो फल के अंदर नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होगा वो सीधे पौधे से लगा होगा, फल के अंदर विकसित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन पौधों के अंदर अंडाशय नहीं स्थित होता है। तो जब अंडाशय नहीं होगा तो उसमें जो फल का निर्माण है वो नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो बीज होगा वो पौधे से लगा होगा। इसका एग्जाम्पल हम याद रखेंगे चीड़, जिसे हम पाइनस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल इसका देवदार है, जिसे सिड्रस कहा जाता है। तो देवदार का जो वृक्ष है
काफ़ी जैसे जो कहानियाँ होती हैं उसमें देवदार के वृक्ष के विषय में आपको कुछ कहानियाँ मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक तरह से कुछ लोग इसे मतलब कि इस देवदार का उपयोग पूजा पाठ के लिए भी करते हैं। तो फिलहाल वो सब दूसरी बातें हैं। अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे अनावृत बीजी पौधे का। तो ये जो आवृत बीजी पौधों का, तो आवृत बीजी को हम लोग अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर पूर्ण रूप से बीजों का निर्माण भी होता है और उसके अलावा इसमें फल बनते हैं, फूलों का निर्माण होता है, सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा, फूल नहीं खिलेगा, तो इससे हम लोग अपुष्पी पादप भी कहेंगे। जबकि ये जो आवृत बीजी पौधा होगा, आवृत बीजी पौधे के अंदर पुष्प का निर्माण होगा और इसमें फल का निर्माण भी होगा, बीजों का निर्माण भी होगा और जो बीज होगा वो फल के अंदर रहेगा मुख्य रूप से। इसमें कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं, लेकिन जो आवृत बीजी होते हैं इनके इन विभाग के पौधों के अंदर सब के अंदर क्या होगा, फूल का निर्माण होता है। अब ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। इसमें एक आपने नाम सुना होगा एक बीजपत्री, मोनोकाट। तो मोनोकाट क्या होता है, ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर केवल एक दाल होती है, मतलब उसे हम दो पार्ट में डिवाइड न कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें गेहूं और मक्के की, तो गेहूं और मक्के के दाने को हम अलग नहीं कर सकते हैं। वो उसे अलग करेंगे तो टूट जाएगा, मतलब वो बीज से टूटेगा, दो बराबर भागों में अलग नहीं होगा। तो ऐसे पौधे जिनमें केवल एक काटिलेडान होगा, मतलब एक बीज पत्र होगा, उसे हम लोग एक बीजपत्री नाम देंगे। इसके और भी पहचानने के कैरेक्टर या लक्षण होते हैं, उसे हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे द्विबीजपत्री। तो ये जो आवृत बीजी है इसका दूसरा टाइप है द्विबीजपत्री, जिसे हम लोग डाइकाट कहते हैं। तो डाइकाट की खासियत ये होती है कि इनके जो बीज पत्र होते हैं वो एक के बजाय दो होते हैं। जैसे आप बात करें, अगर हम देखें चना और मटर, अरहर, इन सब की जो दालें होती हैं, अगर उसे आप तोड़ेंगे तो उसमें दो बीज पत्र आपको दिखाई देंगे। तो मोनोकाट और डाइकाट किस में आ गया, ये आ जाता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के अंदर क्रमशः, जो कि आवृत बीजी पौधों का मुख्य भाग हैं। इसके अलावा अब हम इसमें देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा विकसित पौधे हैं वो यही आवृत बीजी पौधे हैं, एंजियोस्पर्म हैं। अगर हम विकास का क्रम देखें, इसमें किस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे पौधों का विकास हुआ है, तो सबसे पहले थैलोफाइटा बनेंगे। थैलोफाइटा ही विकसित होकर ब्रायोफाइटा बनाते हैं, बाद में ये टेरिडोफाइटा में विकसित होने लगते हैं, कुछ विकसित होकर जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों का निर्माण करते हैं और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा विकसित पौधे होते हैं वो कौन होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं। अब आपसे कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन के बेसिस पे आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे दे दिया ऑप्शन में कि जो सबसे ज़्यादा विकसित पौधे कौन से होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं या फिर एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसके अलावा चार और पाँच, टोटल 5 प्लांट हैं। तो इन पांचों में सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो यही एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी पौधा, जिसके अंदर जड़ होगा, तना होगी, पत्ती होगा, फूल होगा, फल होगा, बीज होगा, सब कुछ बनेगा। इसके अलावा इसके अंदर जाइलम फ्लोएम भी होगा, जो कि जल और खनिज पदार्थों का संवहन भी करेगा। अच्छा, जो जिम्नोस्पर्म होंगे उसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। तो इस तरह से जो ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था प्लांट का, वो कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रपोज किया था, जिसमें प्लांट को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें हमने पहले का नाम रखा क्रिप्टोगैम्स और दूसरे का नाम हमने क्या रखा, मतलब लिनियस साहब ने रखा, हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग तो पढ़ेंगे केवल, तो दूसरे का नाम इसमें रखा फेंड्रोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स कैसे होते हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर जनन अंग नहीं दिखाई देते हैं, और फेंड्रोगैम्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर जनन अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब ये जो पुराना क्लासिफिकेशन था ये हम समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नए वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो कि वर्तमान में चल रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो इसमें जो नया क्लासिफिकेशन है पौधों का, उसमें क्या किया गया है, इसमें जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत है, इसे कुल 4 भागों में बांटा गया है, 4 विभाग बनाए गए हैं, इसके डिवीजन बनाए गए हैं। इसमें भी सबसे पहला जो भाग है, इसमें ऐसा क्रिप्टोगैम्स, फेंड्रोगैम्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधा तौर पे क्या है, 4 भागों में, 4 डिवीजन में
बांट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो भाग है इसे हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा हमें पता है, थैलोफाइटा का मतलब क्या होगा, ऐसे पौधे जिन्हें जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सके, ऐसे पौधों को थैलोफाइट कहा जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर हमें देखना होगा तो ये जो शैवाल होगी और ये जो कवक होगा, एल्गी और फंजाई, ये दोनों क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। इनके अंदर जड़, तना, पत्तियां नहीं दिखाई देती हैं। शैवाल क्या होती हैं, स्वपोषी होती हैं, और फंगस क्या होता है, परपोषी या मृतोपजीवी नेचर का होता है। दूसरे नंबर पे जो इसका दूसरा डिवीजन है उसे हम कहेंगे ब्रायोफाइटा। अच्छा, ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये थैलोफाइटा से ज़्यादा विकसित होते हैं, वही सारा पुराना कॉन्सेप्ट है। और जो ब्रायोफाइटा होंगे इन्हें हम पादप जगत का उभयचर कहेंगे, एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहेंगे। तो ये जो ब्रायोफाइट हैं ये क्या है, एम्फीबिया का काम करेंगे, मतलब ये पानी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसके अलावा स्थल पे मतलब ज़मीन पे भी रह सकते हैं। और निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है, बिना जल के ये निषेचन नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको जनन करना होगा तो इसके लिए ब्रायोफाइटा को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी। पानी की अनुपस्थिति में ये जनन नहीं कर सकते। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा को जनन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें जनन अंगों का नाम दिया हो सकता है, अंडाणु का, शुक्राणु का, ऐसा कुछ तो आपको लगेगा इसी की ज़रूरत पड़ती है। बेशक इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके अलावा आप ये जानिए कि इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु होगा वो नहीं, इसमें एक तरह से जो जर्म सेल होंगे, अंडाणु और शुक्राणु जैसी कोशिकाओं की जो जरूरत पड़ेगी वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें जो माध्यम होगा वो जल होगा। बिना जल के इसमें एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया इसके जो होंगे, मतलब इसका जो एक तरह से जो नर और मादा युग्मक होगा वो जल के बिना निषेचन नहीं कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा को, और जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो ब्रायोफाइटा से कहीं ज़्यादा विकसित होते हैं। टेरिडोफाइटा में हमने आपको क्या क्या बताया है कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि इनके अंदर सभी तरह से जो भी पार्ट होते हैं, मतलब जड़, तना, पत्तियां, वो पूर्ण रूप से विकसित तो नहीं होती हैं, लेकिन जड़, तना और पत्तियों जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं उनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब हम चौथे नंबर पे डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा टेरिडोफाइटा से कहीं ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो स्पर्मेटोफाइटा होगा, स्पर्मेटोफाइटा में, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होगा इसमें स्पर्म बनेगा, मतलब ये एक तरह से स्पोरोफाइट होगा, बीजाणुभिद होगा। तो स्पर्मों का मतलब हो गया स्पोरोफाइट, फाइटा का मतलब हो गया प्लांट। तो ऐसे पौधे जो बीजाणुभिद होते हैं, अर्थात जिनमें जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल सब का निर्माण होता है, ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। अब ये जो स्पर्मेटोफाइटा है, तो स्पेस न होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, स्पर्मेटोफाइटा जो है इसे भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसका जो सबसे पहला भाग है ये अनावृत बीजी है, सेम पुराने के जैसा, जिसे जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, साइकस और पाइनस। साइकस क्या है, साइकेट्स। जब हम अगर इसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो अनावृत बीजी होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, इसे साइकेट्स और उसके अलावा कोनीफर्स में डिवाइड किया जाता है। तो साइकेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस और कोनीफर का एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें, जैसे जो साइकेट्स होता है उनमें पत्तियां कम पाई जाती हैं, जबकि जो कोनीफर होता है उनमें पत्तियां अधिक पाई जाती हैं, और वो एक तरह से ऐसे त्रिभुजाकार होता है। तो जो एक तरह से बर्फीले स्थान होते हैं, पहाड़ी वाला इलाका जहाँ ठंडी अक्सर पड़ती है, बर्फ़ जमी होती है, वहाँ पे कोनीफर्स मतलब कोन लाइक जैसे त्रिभुज के जैसी आकृति के पौधे पाए जाते हैं, जैसे पाइनस आप देखेंगे। उसके बाद अगले नंबर पे आता है आवृत बीजी पौधा, जो कि स्पर्मेटोफाइटा का ही भाग है, सबसे ज़्यादा विकसित पौधा है, हम जान चुके हैं। तो आवृत बीजी जो पौधे होंगे इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है, सेम पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम एक बीजपत्री मोनोकाट और द्विबीजपत्री डाइकाट कहते हैं। तो जो मोनोकाट का एग्जाम्पल होगा वो गेहूं और मक्का हो जाएगा, और जो डाइकाट का एग्जाम्पल होगा चना, मटर, अरहर, ये सब जो हो जाएगा वो डाइकाट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरह से जो आवृत बीजी होगा यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है विकसित पौधे हैं। तो आपने देखा कि जो पुराना कॉन्सेप्ट है और जो नया कॉन्सेप्ट है दोनों में काफ़ी समानता है। इसके अलावा दोनों में कुछ बेसिक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे
जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है इसमें क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स में इसे डिवाइड किया गया था सब किंगडम के अंदर, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट इसे डिवीजन में विभाजित कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे आपसे जो भी इसमें एग्जाम्पल वगैरह हमने आपको बताए, इसके जो जनरल कैरेक्टर बताए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बात और आप ध्यान देंगे, कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे ये ब्रायोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा पहले नंबर पे है, टेरिडोफाइटा दूसरे नंबर पे है, तो इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? तो अब ये कैसे आप बताएंगे? तो संयोजक कड़ी बहुत सिंपल है, आप इसका केवल सीरियल नंबर ही याद रखेंगे कि किस नंबर पे कौन सा है। जैसे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे थैलोफाइटा पहले नंबर पे है और टेरिडोफाइटा तीसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे ब्रायोफाइटा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी हो जाएगा। तो थैलोफाइटा कहाँ पे पाए जाएंगे? जल के अंदर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा स्थल पे पाए जाते हैं और ये जल स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें एक संयोजक कड़ी कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक कहेंगे। मतलब इनके अंदर जल में रहने का और स्थल पे रहने का दोनों का गुण होता है। तो इस वजह से इन पौधों को हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। और उसके अलावा जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया स्पर्मेटोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बीच की संयोजक कड़ी कौन है, तो इन दोनों के बीच में टेरिडोफाइटा आएगा, क्योंकि टेरिडोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा के भी कुछ लक्षण होते हैं और स्पर्मेटोफाइटा के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो इस वजह से टेरिडोफाइटा को हम ब्रायोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा के बीच की संयोजक कड़ी कहेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड जब आपसे जूनियर एडेड या फिर कोई भी जो कंपटीशन की परीक्षा है उसके अंदर पूछेगा तब आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट है कि ब्रायोफाइटा इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी हो जाएगा, और इसमें तो दो ही हैं, तो इसमें कोई संयोजक कड़ी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, बाकी के वीडियो पे, बाकी के टॉपिक पे हम डेली बेसिस पे आपको वीडियो देते रहेंगे। और सुपर टेट का या फिर जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं होंगी जिसमें मुख्य रूप से बायो सब्जेक्ट से लेके जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेरी होंगी, वो हम कंप्लीट करते रहेंगे, हम पूरा वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और दिक्कत या समस्या होती है तो जिसमें आपको कोई परेशानी है इस टॉपिक से संबंधित या फिर बाकी के टॉपिक से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।